हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम है अरुण और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के गणित विषय के बारे में। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है, मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आप सभी विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं 12वीं 6ठी से लेकर जो भी विषय हैं वो सभी पूरी तरह मुफ्त पढ़ाता है। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी सब्सक्रिप्शन प्लान देने की आवश्यकता नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं कक्षा 11वीं के अध्याय शंकु परिच्छेद के बारे में, जिसमें आज हम पार्ट 2 MCQ बात करेंगे, बहुविकल्पीय सवाल जो हम पिछले कुछ समय से डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 2 के अंदर हम 36 से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हमने 1 से लेकर 35 तक बहुत से सवाल किए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है, यदि दीर्घवृत्त का नाभिलंब 10 तथा लघु अक्ष नाभियों के बीच की दूरी के बराबर हो तो दीर्घवृत्त का समीकरण कितना है। 1 बाय 1 छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। दीर्घवृत्त का नाभिलंब जो है 2b का वर्ग बटा a 10 के बराबर है, ठीक है। और लघु अक्ष जो है वो नाभियों के बीच की दूरी, लघु अक्ष 2b के बराबर होता है, नाभियों के बीच की दूरी 2ae। आपको अब दीर्घवृत्त का समीकरण निकालना है। तो देखिए यहां से पहली बात तो ये मिल गई कि b बराबर ae है। उसके बाद अगर आप इसे हल करोगे तो आपको मिलेगा b का वर्ग बराबर 5a। ठीक। अब हमें पता है कि हम a और b से एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं। नाभिलंब 10 दिया है, अब हम a और b से एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? सूत्र ये होता है कि अगर मैं e का मान निकालना चाहूं तो वो होता है 1 माइनस b का वर्ग बटा a का वर्ग। e के बारे में कोई जानकारी यहां से लिख सकते हैं? हाँ जी, e को लिख सकते हैं b बटा a सीधा सीधा। अरे वाह, अगर e b बटा a तो फिर वो e कैसे? देखिए ये एक स्पेशल सवाल है, इस रिजल्ट का प्रयोग करके मिला है कि इस सवाल में e जो है वो b बटा e के बराबर है। आपसे दीर्घवृत्त का समीकरण पूछा है तो अब आपको a और b निकालना है, आपको कुछ नहीं करना। अब चूंकि सुनना ध्यान से, b का जो वर्ग है वो 5a के बराबर है। सब दूर आप सबसे पहले दोनों जगह वर्ग कर दीजिए। b को या e को लिख दीजिए b बटा a, तो b बटा a का वर्ग बराबर 1 माइनस b का वर्ग बटा a का वर्ग, या 2b का वर्ग बटा a का वर्ग बराबर 1। अब चूंकि b का वर्ग बराबर 5a है तो हमने उसे लिख दिया, तो 5a का वर्ग साथ में 2 तो गुणा था बटा a बराबर 1, b का वर्ग 5a के बराबर है। तो कुल मिलाकर यहां से a से a कटा 10 बराबर a कितना? 10 के बराबर। अगर a 10 के बराबर है तो b का जो वर्ग आएगा वो 5 गुणा a मतलब 10 के बराबर, तो 50 आ जाएगा। तो अब दीर्घवृत्त का जो समीकरण होना चाहिए जो होता है वो होता है x बटा a का वर्ग या x का वर्ग बटा a का वर्ग प्लस y का वर्ग बटा b का वर्ग बराबर 1। x बटा a का वर्ग मतलब 100, b का वर्ग हमने निकाला है, b नहीं निकाला था, b का वर्ग निकाला था। तो यहां से आपके सामने सवाल आ जाएगा x का वर्ग प्लस 2y का वर्ग बराबर 100 लघुत्तम लेने के बाद। विकल्प नंबर क ऐसा ही है, तो क हमारा करेक्ट जवाब होना चाहिए, जो कि करेक्ट भी है। इस प्रश्न का जवाब इस तरह से आप देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 36। चलिए प्रश्न नंबर 37, दीर्घवृत्त की नियताओं के बीच की दूरी कितनी है। अब नियताओं के बीच की दूरी, वास्तव में नियताओं का समीकरण x बराबर ae, हाँ a बटा e और y बराबर या x बराबर माइनस a बटा e होती है ना। अगर a b से बड़ा है, यहां पर देख सकते हैं x के आगे 36 लिखा है, x के नीचे 36, y के नीचे 20, 36 20 से बड़ा है, इसीलिए a b से बड़ा है। ठीक है, अगर ऐसा है तो अगर ऐसा कोई दीर्घवृत्त है तो इसकी नियताएं ये होती है। ये समीकरण होता है x बराबर a बटा e, ये समीकरण माइनस a बटा e, और इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो 2a बटा e होती है। अब आपको यहां पर इन दोनों नियताओं के बीच की दूरी निकालनी है। a अगर आप तुलना करेंगे मानक समीकरण से तो a का वर्ग बराबर 36, b का वर्ग बराबर 20, a का मान 6, b का मान पता नहीं। क्या आप e का मान निकाल सकते हैं?
1/1 माइनस b का वर्ग बटा a का वर्ग, तो e बराबर 1 माइनस b का वर्ग 20, a का वर्ग 36, वर्गमूल e बराबर 16/36, तो ये मिला 4/6। अब देखो यार, इसे बात करते हैं, 2 गुणा a का मान 6 और यहां से e का मान 4/6, तो कुल मिलाकर आया 8। तो नियताओं के बीच की दूरी यहां पर 8 होनी चाहिए, हमारा कैलकुलेशन अगर सही है तो, पर यहां आ रही है 18। लेट्स कैलकुलेट वंस अगेन। a का वर्ग बराबर 36 है, कोई बात नहीं। b का वर्ग बराबर 20 है, कोई बात नहीं। b का मान जो है वो 5 है, ठीक है, मतलब b का वर्ग और a का वर्ग पता, a का वर्ग 36 मतलब a का मान 6 आया, और यहां से e का मान b का वर्ग बटा a का वर्ग निकाला गया। देखिए मैंने बोला था ना अपन कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देंगे। e बराबर 4/6 है, तो हमें 1/4/6 करना था, है ना, कोई बात नहीं, होता है। सो 6 ऊपर गया तो 2 गुणा 6 गुणा 6/4, और देखो जो हम गलती करते हैं ना वो ऑप्शन में होती है, कई बार ऐसा होता है, नंबर कटते इसीलिए। तो ये मिला 18 भाई साहब, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। सो प्रश्न नंबर 37 यहां से समाप्त होता हुआ। 38, इस दीर्घवृत्त की नाभियों के बीच की दूरी, तो नाभियों के बीच की दूरी होती है 2AE, यदि a b से बड़ा है तो, और अगर b a से बड़ा है तो 2BA। सबसे पहले इस समीकरण को हमें a b से बड़ा है या नहीं है ये चेक करने के लिए 48 से भाग देना पड़ेगा। 48, ठीक है, 4y का वर्ग बटा 48 बराबर 1, तो यहां तो मिला x का वर्ग बटा 16 प्लस y का वर्ग बटा 12 बराबर 1। साफ साफ बात है, जो नंबर x के आगे लिखा है वो बड़ा है, x के नीचे लिखा है वो बड़ा है, तो 1/16 जो है वो बड़ा है, इसीलिए एक या a का मान तो मिला, a का वर्ग बराबर 16, b का वर्ग बराबर 12, और हमें e के बारे में जानकारी नहीं है। a का मान यहां से हम 4 लिख सकते हैं, b का मान यहां से निकालो या मत निकालो, कोई जरूरत नहीं है वैसे तो इसकी, ठीक। अगर e निकल जाए तो आंसर आ जाए, तो e निकलने में क्या दिक्कत है। 1 माइनस b का वर्ग बटा a का वर्ग, वर्गमूल b का वर्ग 12/16, तो यहां से मिला e बराबर या 1 माइनस 3/4, तो ये मिलेगा 1/2। तो यार देखो, अब 2AE के बारे में अगर आप बात करेंगे तो 2AE का मतलब है कुछ ऐसा, 2 गुणा a का मतलब यहां पर 4, e का मतलब 1/2, तो यहां पर आंसर 4 आना चाहिए। क्या फिर से अपना कैलकुलेशन सही है? लेट्स चेक वंस अगेन, सब कुछ सही होना चाहिए अब तो यहां पर आंसर आना चाहिए 4, ऑप्शन नंबर ख जो है वो करेक्ट है। 38वें प्रश्न का डन। बात करेंगे 39 मतलब 39वें सवाल का। दीर्घवृत्त को अंग्रेजी में इलिप्स कहा जाता है ना, उस दीर्घवृत्त का समीकरण जिसके शीर्ष 5,0 और -5,0 तथा नाभि ±4,0 है। तो देखो यार, अगर शीर्ष ±5 है ना, तो ±a,0 होता है शीर्ष, तो ये मिला ±5,0, और ±AE चूंकि x अक्ष के निर्देशांक दिए हैं, इसीलिए देखो x अक्ष का निर्देशांक है, इसीलिए a,0 शीर्ष है, y अक्ष का निर्देशांक है, इसीलिए नाभि भी x अक्ष पर स्थित है, इसलिए नाभि भी x अक्ष पर स्थित है, ऐसा कुछ। अब अगर ध्यान दोगे तो a का मान तो 5 है और AE का मान 4 है, इस वजह से E का मान 4/5 आ जाएगा। E का मान 4/5 आना हमारा कोई मतलब जरूरी नहीं था, हमारे लिए जरूरी है B का मान निकालना, और यहां से ऐसा एक छोटा सा सूत्र हमें पता है, तो बस 4/5 का वर्ग बराबर 1 माइनस B का वर्ग बटा 25, A का वर्ग है ना, तो ये तो 16, ठीक है, 16 बराबर 25 माइनस B का वर्ग, या B का वर्ग बराबर 9, कितना, B का वर्ग बराबर 9 आपका यहां से जवाब मिला। A का मान 25 है, तो समीकरण आपको क्या इस तरह से मिलना चाहिए, x का वर्ग बटा a का वर्ग मतलब 5 का वर्ग प्लस
y का वर्ग बटा b का वर्ग मतलब 9 बराबर 1, क्योंकि b का वर्ग 9 है। तो बस आप लिख सकते हैं इसे 9x का वर्ग प्लस 5 का वर्ग मतलब 25y का वर्ग, और 25 गुणा 9 225। तो ऐसा आपके सामने एक ऑप्शन है क वाला, डन। क 39 का जवाब क है, जो कि करेक्ट भी है। बात करेंगे 40वें प्रश्न के बारे में। क्या कहता है ये? उस दीर्घवृत्त का समीकरण जिसकी नाभियां प्लस माइनस 0 तथा नियता 5x बराबर 36 है। अगर नाभियां प्लस माइनस 5 है तो प्लस माइनस ए ई का मान जो है वो प्लस माइनस 5 है, क्योंकि नाभियां x अक्ष पर दी गई है, इसलिए प्लस माइनस ए ई, और ये प्लस माइनस 5 के बराबर है। तो ए ई का मान 5, नियता दी है x बराबर 36/5। तो नियता का जो समीकरण है वो है x बराबर 36/5, और मुझे पता है कि नियता का समीकरण a बटा ई होता है। नियताओं के बीच की दूरी 2a बटा ई होती है। सो एक ये चीज भी मिल गई, ठीक है। अब देखो, इन दोनों को अगर आप गुणा करोगे, तो अगर मैं इन दोनों को गुणा करूंगा तो ए ई का गुणा अगर मैं a बटा ई में करूं तो ये 5 गुणा 36/5 मिलेगा। तो यहां से a का वर्ग बराबर 36 मिलना चाहिए, हमें a के वर्ग से ही मतलब है, ठीक है। अगर a का वर्ग बराबर 36 है तो e का मान दोनों में से जिसमें रखना चाहो, a का मान 6 हो जाएगा तो e का मान 5/6 हो जाएगा। दिस इज द सेकंड केस, है ना। अब देखो यार, b का वर्ग बराबर, चूंकि मुझे पता है कि e बराबर 1 माइनस b का वर्ग बटा a का वर्ग होना चाहिए वर्गमूल के साथ। क्या ये 5/6 है? बिल्कुल है। 1 माइनस b का वर्ग तो नहीं पता, लेकिन ये 36 है। वर्ग करने पर आपको मिलेगा 5 का वर्ग बराबर 36 माइनस b का वर्ग। तो b का वर्ग 36 माइनस 25 मतलब 11। तो समीकरण में क्या आता है? x का वर्ग बटा a का वर्ग प्लस y का वर्ग बटा b का वर्ग बराबर 1। तो एज पर द डेफिनेशन ऐसा कुछ। विकल्प नंबर फर्स्ट 40 का बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 40 का जवाब नंबर क। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन मतलब सेकंड सवाल पे या 41वें सवाल पे। यदि किसी दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता 1/√2 हो तो उसका नाभिलंब कितना होगा? ठीक है, या फिर उसका नाभिलंब किसके बराबर होगा? सवाल ऐसा है जो शायद इस बार आपको थोड़ा सा परेशान कर दे। उत्केंद्रता 1/√2 दी है, ई का मान 1/√2 है, और आपसे पूछा है कि भाई साहब सीधा सीधा b का वर्ग किसके बराबर है। इसे आप चाहे तो एक रिजल्ट की तरह भी याद रख सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता है कि e जो होता है वो 1 माइनस b का वर्ग बटा a का वर्ग होता है। अब चूंकि e बराबर 1/√2 है तो e का वर्ग तो 1/2 बराबर 1 माइनस b का वर्ग बटा a का वर्ग। ऐसा ही कुछ है, बिल्कुल मतलब क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो क्या b का वर्ग बटा a का वर्ग 1/2 आना चाहिए। b का वर्ग किसके बराबर? a का वर्ग बटा 2 के बराबर, ये भी ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूं इस केस में कि जो b का वर्ग है उसे a का वर्ग बटा 2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, है ना। तो इसे यहां रख दो, इन दोनों की मदद से 2 गुणा a का वर्ग बटा 2 बटा a बराबर आपका नाभिलंब आ जाना चाहिए। सब कुछ कटा a के बराबर नाभिलंब होना चाहिए। अगर नाभिलंब a के बराबर है तो ऐसा कुछ होना चाहिए। अब a का मतलब क्या है? a का मतलब होता है, जैसे 2a लंबाई होती है दीर्घ अक्ष की, तो 2a का आधा a होता है, इसलिए दीर्घ अक्ष का आधा लघु दीर्घ अक्ष होगा। तो
अर्ध लघु अक्ष या अर्ध दीर्घ अक्ष, मतलब अर्ध दीर्घ अक्ष होगा बेसिकली। तो अगर मैं बात करता हूं, इसका ऑप्शन नंबर घ सही होना चाहिए, अगर हमने यहां पर कोई भी कैलकुलेशन की मिस्टेक नहीं की है तो b का वर्ग बटा a का वर्ग 1/2 और b का वर्ग बटा a अगर यहां लिखना चाहो तो ये हो जाता है a/2। सो ऑप्शन नंबर 4 डन है। तो ये एक रिजल्ट है जिसे आप याद भी रख सकते हैं, वरना कोई जरूरत नहीं है, जो चीज हमारे पास दी है वो काफी है जवाब लाने के लिए। दीर्घवृत्त के नाभिलंब की लंबाई, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आपके लिए, है ना। इसे अपन सबसे पहले तो ऐसे रूप में लाते हैं जिसको अपन देखना पसंद करते हैं, तभी जाकर नाभिलंब की लंबाई निकल पाएगी। आपने पूरे समीकरण को 45 से भाग दिया तो x का वर्ग 45/5 प्लस y का वर्ग 45/9, 45/5 कुल मिलाकर 9 है ना। तो x का वर्ग बटा 9 प्लस y का वर्ग ये मिलेगा 5 बराबर 1। तुलना करने पर a का जो वर्ग है वो 9 आ जाएगा, मतलब सीधी सीधी बात है a बराबर 3, और b का जो वर्ग है वो 5 आ जाएगा, मतलब सीधी सीधी बात है b बराबर √5। आपसे नाभिलंब की लंबाई पूछी है जो कि होती है 2b का वर्ग बटा a, तो 2b का वर्ग मतलब 2 गुणा 5 बटा a मतलब 3, तो सर ये 10/3 होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या है, आप कमेंट पे बोलिए फटाफट। अगर नहीं आ रही है बात समझ में तो बता दीजिए कि सर हमने ये चैप्टर ही नहीं पढ़ा है, तो इसका अध्याय अपन रिवाइज कर पढ़ चुके हैं, ये प्रश्न की श्रृंखला है। चलिए प्रश्न नंबर 42 का जवाब ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 43, यदि एक दीर्घवृत्त की एक नाभि तथा संगत नियता के बीच की दूरी 8 तथा उत्केंद्रता 1/2 है तो दीर्घवृत्त के लघु अक्ष की लंबाई कितनी होगी। अब ये संगत शब्द का मतलब कितना है, मैं आपको दीर्घवृत्त का फोटो बना के दिखा देता हूं एक बार बड़ी आसानी से, देखना यार। ये दीर्घवृत्त है, एक नाभि ये है F1, तो इसकी ये नियता है, इस नाभि के साथ इसे बोलते हैं संगत नियता। इस नियता की संगत नाभि ये, इस नाभि की संगत नियता ये, क्योंकि एक नाभि ये भी है तो इसकी संगत नियता ये हो जाएगी। अब आपको जैसे पता है कि अगर मैं इसे AE, 0 लिखता हूं तो इसका समीकरण होता है x बराबर a/e, और ये जो बिंदु आता है वो a/e-0 आता है। आपको ये बोला है कि नाभि और संगत नियता के बीच की दूरी 8 है, तो बड़ा कौन होगा, ये दूरी बड़ी होगी, मतलब यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी घटा दो तो ये जो दूरी बच रही है वो 8 है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि AE में से अगर मैं, या a/e में से अगर मैंने AE घटाया तो 8 आना चाहिए, तो a/e में से अगर AE घटाया तो 8 मिलेगा। उत्केंद्रता आपको 1/2 दी है, अगर उत्केंद्रता 1/2 दी है तो क्या आप लिख सकते हैं 2a बराबर a/2, ऐसा कुछ। e का मान 1/2 रखो तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या यहां से 3a, या 3 नहीं, हाँ ठीक है, यहां से मिलेगा 3a/2 बराबर 8, या a का मान 16/3। आपसे क्या पूछा है, दीर्घवृत्त के लघु अक्ष की लंबाई कितनी होगी। अब लघु अक्ष की लंबाई के लिए हम प्रयोग करेंगे E और B और A के बीच की कहानी का, ऐसा कुछ है ना जी। तो अगर इसे ऐसा लिखा जाए तो E का मान तो 1/2 है, इसका वर्ग 1/4 बराबर B का वर्ग बटा A का वर्ग, या फिर B का वर्ग बटा A का वर्ग बराबर 3/4, या फिर B का वर्ग बराबर A का वर्ग गुणा 3/4। अब B का वर्ग तो पता नहीं, A का वर्ग 16/3 गुणा 3/4, तो भाई साहब ये तो आ गए 4, है ना। B का वर्ग 4 है तो क्या B का मान, यहां से आपको दीर्घवृत्त के लघु अक्ष की लंबाई बतानी है। लघु अक्ष की लंबाई मतलब ये जो लंबाई होती है ना पूरी की पूरी, ये लंबाई, ठीक है। सो क्या B का मान यहां पर 2 मिला, ये B होती है
और बी लघु अक्ष की लंबाई 2b के बराबर होती है, जो कि 4 आना चाहिए, है ना जी। एक बार फिर से आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर अपन ने इसका मान 1/2 रखा तो 1/4 बराबर 1 माइनस बी का वर्ग बटा ए का वर्ग। बी का वर्ग बटा ए का वर्ग पता नहीं, उधर गया तो 3/4 आया, 3/4 वहां रखा तो ए का वर्ग। मैंने कहा था ना ऑप्शन ना मिले तो एक बार वेरीफाई करना जरूरी है, इनमें से कोई नहीं लगाने से लिए। बी का वर्ग ए का वर्ग, चूंकि ए का वर्ग 16/3 नहीं है, गलती हो गई। क्यों? क्योंकि ए जो है, गलती यहां हुई है, थोड़ी सी गलती ये हुई है कि a 16/3 है, तो ये 16/3 का वर्ग होगा ना, a का वर्ग। तो अगर a 16/3 है तो a का वर्ग 16/3 का वर्ग होगा, तो यहां से इसका मान 4 ना आके कुछ और आएगा। तो b का वर्ग देखते हैं कितना आता है। 16 को 4 से काटा तो एक बार तो गया और यहां पर बचेगा 3, कितना 64/3। ये भी ठीक है, लेकिन इसको हल करने से आपको b का मान मिलेगा 8/√3, और 8/√3 का डबल भी आपको कहीं यहां नहीं दिया है, आप चेक कर सकते हैं, है ना। क्योंकि 3 से 3 कटेगा, ये 9 हो जाएगा, 16 से एक बार 4 कट जाएगा, इसलिए 16 गुणा 4। ये भी नहीं है, मतलब इनमें से कोई नहीं जवाब हमारा सही होना चाहिए। चलिए देखते हैं फटाफट इनमें से कोई नहीं जवाब सही है या नहीं है। सही है, तो इस प्रश्न का जवाब इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 44 की तरफ। इस शांकव की उत्केंद्रता क्या है? अब ये जो शांकव दिया है, आपको ये नहीं बोला है कि परवलय है कि अति परवलय है कि दीर्घवृत्त है, बोला है क्या? नहीं। तो पहले क्या चेक करना पड़ेगा कि ये परवलय है, अति परवलय है या दीर्घवृत्त है। फटाफट एक बार कमेंट करो कि ये कौन सा शांकव है। तो देखो, ये जो शांकव है, सबसे पहले x का वर्ग और y का वर्ग दोनों है, इसलिए आप यहां कह सकते हैं कि या तो ये वृत्त है या परवलय है या दीर्घवृत्त। परवलय या तो वृत्त है, दीर्घवृत्त है या अति परवलय। परवलय नहीं है, परवलय में x का वर्ग होता है तो y की घात 1 होती है। आपने 112 से सबको भाग दे दिया, 16/x का वर्ग 112 प्लस 7/y का वर्ग 112 बराबर 1, है ना सर जी? ठीक है, तो अगर आप 16 से या 7 से भाग देंगे तो यहां पर 7 बचेगा और यहां पर 16 बचेगा। अब ये एक दीर्घवृत्त है। दीर्घवृत्त में हम अभी तक जो उत्केंद्रता लिख रहे थे वो ऐसी थी, 1 माइनस बी का वर्ग बटा ए का वर्ग, लेकिन ऐसा नहीं है अब। क्यों? क्योंकि जब हम उत्केंद्रता लिखते हैं तो ये b का वर्ग लिखने का मतलब है कि b लघु अक्ष की या अर्ध लघु अक्ष की लंबाई है, और a जो है वो अर्ध या अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई है। मतलब b जो है वो सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ है और a जो है वो सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ है। पर यहाँ माइनर और मेजर बदल चुके हैं। a का वर्ग 7 है और b का वर्ग 16 है। मतलब मुद्दे की बात ऐसी है कि अब जो B का काम है वो A करेगा और A का काम जो है वो B करेगा। ये कब लिखा जाता है? जब A B से बड़ा होता है, लेकिन यहां तो ऐसा नहीं है। इसीलिए E का मान 1 बटा A का वर्ग बटा B का वर्ग हो जाएगा यदि B A से बड़ा हो जाएगा तो। ठीक ठीक, तो E बराबर 1 माइनस 7/16 का वर्गमूल, तो E बराबर 9/16। 9/16 मतलब 3/4। तो यहां पर जो उत्केंद्रता आनी चाहिए वो 3/4 ऑप्शन नंबर 3 में आनी चाहिए, जो कि दी हुई है। चिंता की बात यहां कुछ भी नहीं होनी चाहिए। क्या ये बात ठीक है? प्रश्न नंबर 44 भी समाप्त होता हुआ। चलो, यदि किसी दीर्घवृत्त की नाभियों के बीच की दूरी उसके लघु अक्ष की लंबाई के बराबर हो तो उसकी उत्केंद्रता कितनी होगी? सवाल अभी भी दीर्घवृत्त का ही है। सवाल ऐसा है कि नाभियों के बीच की जो दूरी है, नाभियों के बीच की दूरी मतलब 2AE किसके बराबर है? लघु अक्ष के बराबर है। अपन मान लेते हैं जब हमें यह ना दिया हो कि A बड़ा है या B बड़ा है, तो हमारा मानना यह होता है कि A ही बड़ा है, B बड़ा नहीं है। तो लघु अक्ष जो है वो B है, उसके लघु अक्ष के बराबर हो। लघु अक्ष के बराबर हो मतलब कहने का लघु अक्ष तो 2B के बराबर होता है, तो AE जो है वो B के बराबर है। आपसे पूछा उत्केंद्रता,
तो उत्केंद्रता E बराबर B बटा A। ये कौन सी बात है, ये हम तो पहली बार देख रहे हैं, है ना, कोई बात नहीं। देखो E बराबर होता है वर्गमूल 1 माइनस B बटा A। हाँ जी, यही होता है, यही होता है। तो क्या मैं लिख सकता हूं B बटा A की जगह फिर से E, दोनों जगह वर्ग कर दो, यही है क्या? पर यहां तो एक लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो सकता है। अच्छा, B बटा A का वर्ग भी होता है, तो B बटा A का वर्ग करोगे तो E का वर्ग, तो दोनों जगह वर्ग किया तो ऐसा कुछ, E का वर्ग बराबर 1 बटा 2 या E बराबर 1 बटा रूट 2। सेकेंड ऑप्शन डन है। तो प्रश्न नंबर 45 का ख विकल्प सही है। चलिए बात करते हैं 46। अगर यहां समझ में कुछ नहीं आ रहा हो या कोई कॉन्सेप्ट मिस करो तो कमेंट सेक्शन में बताते रहना कि सर ये दिक्कत है। एक दीर्घवृत्त बिंदु -3,1 से गुजरता है तथा उसकी उत्केंद्रता 2 बटा रूट 5 है। बिंदु -3,1 से गुजरता है, दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होगा? ठीक है, उत्केंद्रता दी है 2 बटा 5। तो देखो पहली बात तो ये कि आपने उत्केंद्रता ली है 2 बटा 5 का वर्गमूल। तो पहली बात उत्केंद्रता होती है E बराबर 1 माइनस B का वर्ग बटा A का वर्ग, ये मानते हुए कि जो दीर्घवृत्त है वो उसमें A धनात्मक है या A बड़ा है B से। 2 बटा 5 दोनों साइड वर्ग किया तो 2 बटा 5 बराबर 1 माइनस B का वर्ग बटा A का वर्ग, ये पहला समीकरण, जरूरत पड़ेगी इसकी। दूसरा समीकरण, चूंकि आपको पता है कि दीर्घवृत्त का समीकरण मुख्य रूप से ऐसे ही लिखा जाता है, मानक समीकरण है ये। अब ये बिंदु -3,1 से गुजर रहा है, तो अगर ये -3,1 से गुजर रहा है तो आपने x की जगह -3 और y की जगह 1 रखा, तो 9 बटा A का वर्ग प्लस 1 बटा B का वर्ग बराबर 1। ऐसे ही एक काम करें, आपको B का वर्ग माइनस A का वर्ग पता है, इसे सॉल्व करोगे थोड़ा सा तो B का वर्ग माइनस A का वर्ग लघुत्तम अगुत्तम लेने के बाद तो 3 बटा 4 आ जाए, 3 बटा 5 आ जाएगा ना। ठीक है, हाँ ठीक है। तो आपने x की जगह वो रखा -3, y की जगह 1 रखा, तो आपने पूरे समीकरण को ना b के वर्ग से गुणा कर दिया। अगर आपने पूरे समीकरण को b के वर्ग से गुणा कर दिया तो ये मिलेगा 9 b का वर्ग बटा a का वर्ग प्लस 1 बराबर b का वर्ग। सोचो, अब b का वर्ग बराबर a का वर्ग तो 3 बटा 5 है, तो 9 गुणा 3 बटा 5 प्लस 1 बराबर b का वर्ग। 27 और 5 32, तो b का जो वर्ग है वो है 32 बटा 5। कितना? 32 बटा 5। ठीक ठीक। अगर b का वर्ग 32 बटा 5 है तो क्या हम a का वर्ग निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। b के वर्ग में अगर आप ऐसा लिख दें, a का जो वर्ग है वो ऐसा कुछ यहीं से 5 बटा 3 गुणा b का वर्ग, तो भाई साहब ये तो 32 गुणा 5 बटा 3 गुणा 5, तो यहां से मिला 32 बटा 3। तो बस रख दो यार समीकरण में, x का वर्ग 32 बटा 3, y का वर्ग 32 बटा 5 बराबर 1। तो 3x का वर्ग बटा 32 प्लस 5y का वर्ग बटा 32 बराबर 1। तो ये आपका सही जवाब है, जिसका जवाब आपको देना है यहां पर। 3x का वर्ग बटा 32 प्लस 5y का वर्ग बटा 32 बराबर 1। ऑप्शन नंबर क जो है वो इसको संतुष्ट कर रहा है 32 को वहां भेजने पर, और ये आपका सही जवाब भी है। 46 का जवाब नंबर क। बात करें 47 के बारे में, क्या बोलता है 47? एक दीर्घवृत्त, यह सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ना ना, छोटी मोटी चीजें अगर इधर से उधर हो जाती है तो दिक्कत आ जाएगी। एक दीर्घवृत्त के दीर्घ तथा लघु अक्षों की लंबाई क्रमशः 10/8 है और उसका दीर्घ अक्ष y अक्ष है। ठीक है, दीर्घवृत्त के केंद्र को मूल बिंदु मानते हुए दीर्घवृत्त का समीकरण कितना? लिखने में ज्यादा था लेकिन सवाल बड़ा सरल है। ऐसा बोला है कि दीर्घवृत्त जो है अब ऐसा है। ठीक ठीक।
दीर्घ अक्ष की लंबाई, अब दीर्घ अक्ष की जो लंबाई होती है वो 2b के बराबर होती है। इस केस में दीर्घ अक्ष की लंबाई 10 मतलब 2b, क्योंकि यहां b बड़ा है, और लघु अक्ष की लंबाई 2a होती है जो कि 8 के बराबर है। तो यार a का मान 4 और b का मान 5। सो फाइनली अगर आप यहां पर समीकरण लिखने की कोशिश करें तो x का वर्ग बटा a का वर्ग प्लस y का वर्ग बटा b का वर्ग बराबर 1। तो फाइनली x का वर्ग बटा 16 प्लस y का वर्ग बटा 25 बराबर 1। तो यहां से जवाब मिलेगा 25x का वर्ग प्लस 16y का वर्ग बराबर 25 का 16 में गुणा किया तो 400। हालांकि जवाब में यही दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या सही है? बिल्कुल सही है। डन डन। प्रश्न नंबर 47 भी यहां पर समाप्त होता हुआ। बात करेंगे 48 के बारे में। दीर्घवृत्त के सवाल चल रहे हैं, मतलब अभी भी कहीं पर भी परवल है अति परवल है नहीं आया है। उस दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता जिसका नाभिलंब नाभियों के बीच की दूरी के बराबर है। नाभिलंब मतलब 2b का वर्ग बटा a, नाभियों के दूरी के बीच के बराबर है मतलब 2ae। ठीक है, whose latus rectum is equal to the distance between the foci। 2 से 2 कटा, b का वर्ग बराबर a का वर्ग गुणा e हो चुका है ना। तो अब यहां से क्या आपको मिलेगा? b का वर्ग बटा a का वर्ग बराबर e का a को यहां भेज दो, 2 से 2 कटा। अब थोड़ी दिक्कत है बॉस। दिक्कत ये है, सुनना ध्यान से। e होता है वो 1 माइनस b का वर्ग बटा a का वर्ग होता है। e बराबर 1 माइनस b का वर्ग बटा a का वर्ग तो खुद e के बराबर है, तो ये e हो जाएगा और यहां लग जाएगा वर्गमूल। वर्ग करने पर e का वर्ग बटा 1 माइनस e का वर्ग, या यहां वर्ग नहीं होगा, या फिर e का वर्ग प्लस e माइनस 1 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण को हम जिस भी विधि से हल करें, लेकिन मतलब यहां गुणनखंड करना आसान नहीं है, क्योंकि गुणनखंड करने के लिए आप पहले देखिए कि क्या इस द्विघात समीकरण का d धनात्मक है, ऋणात्मक है, या क्या है। d मतलब जो e के आगे संख्या लिखी है 1 माइनस 4 गुणा 1 तो 5, तो d 5 है, जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो गुणनखंड नहीं कर सकते, हम श्रीधराचार्य विधि का ही अप्लाई करेंगे। तो e के क्या क्या मान आएंगे वो देखो। इसे हमने एक द्विघात समीकरण की देखा, तो यहाँ ax प्लस बी वाई प्लस सी जैसा दिखा, तो b का मान माइनस 1 प्लस माइनस b का वर्ग मतलब 1 का वर्ग माइनस 4, 1 गुणा माइनस 1, क्योंकि c का मान जो है वो माइनस 1 है, गुणा 2 1, a का मान भी 1 है। सो आपके सामने e का मान आया माइनस 1 प्लस माइनस √5 बटा 2। मैंने आपसे कहा था कि उत्केंद्रता सदैव धनात्मक होगी, जितना भी आपसे सवाल पूछेंगे। तो आप 1 बाय 1 इन दोनों चीजों को हल करके देखिए। e बराबर √5 माइनस 1 बटा 2, और दूसरा e बराबर √5 प्लस 1 बटा 2। दोनों केस में e धनात्मक है। √5 मतलब √4 2 होता है, तो √5 2.23 के बराबर होता है, मतलब 2 से बड़ा u मान लो। तो अगर आप √5 को 2 से बड़ी कोई संख्या मानते हैं, 3 से छोटी होगी 2 से बड़ी होगी, क्योंकि 3 जो होता है वो 9 का वर्गमूल होता है। तो 2 से बड़ी संख्या में से अगर 1 घटाओगे तो आपको 1 और 2 के मध्य की संख्या मिलेगी, है ना। उसको भाग दोगे 2 से तो आपको 1 से छोटी संख्या मिलेगी। इसका मतलब ये जो मान है वो धनात्मक तो है, लेकिन 1 से छोटा है। ठीक। दूसरे केस में ये जो √5 प्लस 1, √5 2.23, जैसा मैंने आपको बताया, याद ना रहे तो आप यूं मान लो कि ये 2 दशमलव कुछ कुछ है। 2 दशमलव कुछ कुछ में 1 जोड़ोगे तो 3 दशमलव कुछ कुछ।
3 दशमलव कुछ कुछ को 2 से भाग दोगे तो 1.5 से बड़ा आएगा। 3 दशमलव कोई भी संख्या ले लो, अगर आप उसको 2 से भाग दोगे तो 1.5 से तो बड़ा आएगा, क्योंकि 3 जो है 3 का आधा 1.5 होता है 1.5। तो ये जो कहानी है वो 1.5 से बड़ी आएगी, है ना। ठीक है, दोनों केस में ई धनात्मक है। अब हम दोनों में से कौन सा लेंगे? तो देखो, हमें पता है कि उत्केंद्रता, अगर दीर्घवृत्त की बात है तो दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता ई जो होती है वो 1 से छोटी होती है और ई 0 से बड़ी होती है। 0 से बड़ी तो है, 1 से छोटी। 1 से छोटी मतलब फर्स्ट पार्ट। क्यों? क्योंकि ये चीज नहीं हो सकती, इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। सही भी है, डन है। सो ऑप्शन नंबर क और ग दोनों में उत्केंद्रता का जो जवाब है वो 1 से बड़ा है, इसीलिए वो सही नहीं है। घ वैसे ही ऑप्शन में नहीं आया तो खैर छोड़ देंगे उसको। अगर कोई दिक्कत है ना तो आप इसे एक बार देख लो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप इसको आराम से एक बार नोट कर लो, क्योंकि ऐसा सवाल आपकी परीक्षा में कभी ना कभी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, दीर्घवृत्त 3x का वर्ग प्लस 4y का वर्ग बराबर 12 के नाभिलंब की लंबाई है। तो यहां कोई जरूरी नहीं, नाभिलंब की लंबाई जो होती है वो होती है 2b का वर्ग बटा a। तो अगर आप इसको 12 से भाग देंगे तो x का वर्ग बटा 4, y का वर्ग बटा 3 बराबर 1। तो यहां से मिलेगा 2 गुणा 3 बटा 2, 3। ठीक, क्योंकि a का मान 2 है और b का वर्ग 3 के बराबर है, a का वर्ग 4 के बराबर। ऑप्शन नंबर 2, डन। सो 49 सवाल खत्म। लेट्स टॉक अबाउट द 51। इसकी उत्केंद्रता कितनी है? तो चूंकि यहाँ 64 जो है वो 28 से बड़ा है। अब इस बात को ध्यान रखना कि चूंकि a बराबर 64 या a का वर्ग बराबर 64, b का वर्ग बराबर 28 और a का वर्ग जो है वो साफ साफ b के वर्ग से दिख रहा है बड़ा, इसीलिए e का जो मान है वो 1 बटा b का वर्ग माइनस a का वर्ग होगा। तो यहां से e बराबर 1 माइनस b का वर्ग बटा a का वर्ग, मतलब 1 माइनस b का वर्ग 28 बटा 64 का वर्गमूल। ठीक, ठीक है। तो काटे इन दोनों को आपस में। e बराबर किससे काट सकते हैं? 4 से कटेगा। 1 माइनस 7 बटा 16, 9 बटा 16। तो e बराबर 3 बटा 4। प्रश्न नंबर 50 का जवाब नंबर क सही है, चिंता की कोई बात यहां पर नहीं है। प्रश्न नंबर 50 भी समाप्त है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 51। यदि एक दीर्घवृत्त के दीर्घ अक्ष की लंबाई उसके लघु अक्ष की लंबाई की तिगुनी है। हम मान लेते हैं यार a जो है वो b से बड़ा है, माना दीर्घ अक्ष a वाला अक्ष होगा मतलब x अक्ष होगा, लघु अक्ष जो है वो b वाला मतलब y अक्ष होगा। यहां पर लघु अक्ष की लंबाई का तिगुनी है कौन? a, मतलब a जो है दीर्घ अक्ष की लंबाई जो होती है वो 2a होती है। दीर्घ अक्ष की लंबाई 2a, लघु अक्ष की लंबाई का तिगुनी है मतलब 2b के बराबर है ना। दीर्घ अक्ष की लंबाई 2a, लघु अक्ष की लंबाई 2b, तो 2a बराबर 3 गुणा 2b, तो a बराबर 3b, दैट इज द केस। अब अगर a बराबर 3b है, अब आपको उत्केंद्रता निकालनी, तो वो कितनी होती है? 1 माइनस b का वर्ग बटा a का वर्ग। b बटा a यहां से देख लो आप, b बटा a 1 बटा 9 है, तो e बराबर 1 माइनस 1 बटा 9 का वर्ग, ऐसा कुछ। अच्छा, 1 बटा 9 नहीं, मैंने वर्ग पहले कर दिया था, ये 1 बटा 3 है, और यहां से वर्ग करोगे तो 9 आ जाएगा, तो ये मिलेगा 8 बटा 9, और 8 बटा 9 का वर्गमूल 2 रूट 2 बटा 9, तो 2 रूट 2 बटा 9 नहीं, 2 रूट 2 बटा 3। तो यहां से जवाब मिलेगा हमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। तो प्रश्न नंबर 51 भी समाप्त। सारे सवाल लगभग उन्हीं 1-2 सूत्रों के आसपास घूम रहे हैं। जितने भी सवाल आपने देखे हैं वो 1-2 सूत्र ही घूम रहे हैं जिनके आसपास ये सवाल थे, और यही आपको करना भी है सारे सवालों में। चलिए, एक दीर्घवृत्त के नाभिलंब की लंबाई दीर्घ अक्ष की 1/3 है। नाभिलंब की लंबाई मतलब 2b का वर्ग बटा a
दीर्घ अक्ष की 1/3 है, दीर्घ अक्ष का मतलब 2b का 1/3। वही सवाल है, लगभग वही सवाल है, बस थोड़ी सी चीजें बदली है। क्या बदली है? 2 से 2 कटा, b से b कटा। देख लो यहां पर बचेगा b/a बराबर 1/3, या a जो है वो b का 3 गुना है। पुराना वाला ही सवाल था क्या? a बराबर 3/b। एक दीर्घवृत्त की नाभिलंब की लंबाई दीर्घ अक्ष की 1/3 है, ठीक है। नाभिलंब की लंबाई 2b का वर्ग बटा a और दीर्घ अक्ष मतलब 2b/3, ठीक है। लेकिन यहां एक छोटा सा चेंज है। देखो सवाल वही है पुराना वाला, तो आंसर पुराने वाले ही होने चाहिए, पर नहीं है। 2√2/9 आंसर था पुराने सवाल का। दिक्कत यह है कि यहां बोला गया है दीर्घ अक्ष की 1/3 है। दीर्घ अक्ष का मतलब 2b नहीं होता, 2a होता है। सो ऐसा कुछ। अब थोड़ा परिवर्तन होगा, देखते हैं क्या होता है। अगर ऐसा कुछ है तो यहां से 2 कटे, b का वर्ग बराबर a का वर्ग बटा 3, या b का वर्ग बटा a का वर्ग बराबर 1/3। अब आपको उत्केंद्रता चाहिए, वो होता है 1 माइनस a का वर्ग b का वर्ग बटा a का वर्ग। यही होता है ना, b की जगह b का वर्ग, मतलब ऐसा कुछ। तो e बराबर 1 माइनस 1/3 का वर्गमूल, जो कि आ जाएगा 2/3 का वर्गमूल। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चलिए बात करते हैं अगले सवाल के, प्रश्न नंबर 43 मतलब ऐसा कुछ, या 53 सॉरी। अगर कोई समीकरण दीर्घवृत्त को प्रदर्शित कब करेगा? ठीक है, ये जो समीकरण है वो दीर्घवृत्त को कब प्रदर्शित करेगा, तो आप सबसे पहले दीर्घवृत्त के समीकरण को देखिए। दीर्घवृत्त का समीकरण कैसा होता है सर? x का वर्ग बटा a का वर्ग होता है, प्लस y का वर्ग बटा b का वर्ग होता है, और ये बराबर 1 होता है। यहां प्लस 1 दिया है, तो सबसे पहले इसे बराबर 1 में लेकर आते हैं। 2 माइनस r प्लस y का वर्ग r माइनस 5 बराबर -1। हमें चाहिए 1, -1 नहीं। तो आप पूरे समीकरण में -1 का गुणा कर दो। तो -1 का गुणा करने से ये तो ऐसा हो जाएगा, x का वर्ग बटा -2 माइनस r माइनस y का वर्ग बटा r माइनस 5 बराबर 1। इधर 1 आया, लेकिन x के वर्ग के आगे माइनस नहीं होना चाहिए। तो हम इस 2 माइनस r को r माइनस 2 लिख के माइनस साइन को खत्म कर सकते हैं, प्लस इस r माइनस 5 को 5 माइनस r लिख के भी माइनस साइन को खत्म कर सकते हैं, बराबर 1। ऐसा कुछ। अब देखो यार, a का वर्ग, ठीक है, a का वर्ग क्या r माइनस 2 के जैसा दिख रहा है, ठीक है। मतलब इन दोनों को अगर आप देखोगे बराबर, तो a का वर्ग बराबर r माइनस 2 है और b का वर्ग बराबर 5 माइनस r है। तो अब ये कैसे निकाले कि r का मान क्या होगा? देखो यार, a और b दो वास्तविक संख्याएं हैं, इन दोनों वास्तविक संख्याओं का वर्ग धनात्मक होता है, तो क्या ये चीज भी धनात्मक होनी चाहिए और ये चीज भी धनात्मक होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो r 2 से बड़ा होना चाहिए। और दूसरी बात, साथ ही साथ ऐसा ना हो कि ये 2 से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए। अगर ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो ये 5 माइनस r ऋणात्मक हो जाएगा, मान लो 6 हो गया। तो 2 और 5 के बीच में रहना चाहिए। तो r भाई साहब जो है वो 5 और 2 के मध्य रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चलिए बात करते हैं 54 के बारे में। 54 क्या कहता है? अति परवलय शुरू हो चुका है। अति परवलय पर ऐसा समीकरण है 16x का वर्ग माइनस 9y का वर्ग बराबर 144 पर कोई बिंदु P है। यदि S1 तथा S2 इसकी दो नाभियां हैं तो S1 या PS1 माइनस PS2 कितना होगा? सुनना, ये अति परवलय है, ठीक है, और यहां पर कोई ना कोई एक बिंदु P है। ये बिंदु S1 है और ये बिंदु S2 है। तो अगर मैं, सुनना मेरी बात को बड़े ध्यान से, आपको जो दूरी निकालनी है वो P का S1 से अंतर माइनस P का S2 से अंतर निकालना है।
अब आपको दिख रहा होगा कि सर PS1 तो कम है, PS2 ज़्यादा है, तो ये दूरी ऋणात्मक आनी चाहिए, जो कि नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि ये S2 हो, ये S1 हो, ये S1 S2, ये S2 S1 हो सकता है, P यहाँ भी हो सकता है, P कहीं भी हो सकता है। P मान लो यहाँ एक बिंदु हो गया, तो अब जो दूरी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, अब धनात्मक आ जाएगी। तो हमें इस बात से चिंता नहीं करनी है। पर आपको एक छोटी सी बात बता दूं, अगर ऐसा कुछ होता है तो अगर ये बिंदु P है तो हमेशा PS1 माइनस PS2 का जो मापांक है, मतलब जो दूरी है इन दोनों के बीच की या इन दोनों की दूरियों का जो अंतर है, वो 2a के बराबर होता है। किसके? a मतलब दीर्घ अक्ष जिसे आप कह सकते हैं, यहां पर आप अनुप्रस्थ अक्ष कह सकते हैं। तो 16x का वर्ग बटा 144 माइनस 9y का वर्ग बटा 144 बराबर 1। दीर्घवृत्त का समीकरण x का वर्ग बटा a का वर्ग माइनस y का वर्ग बटा b का वर्ग। तो यहां से मिलेगा x का वर्ग बटा 9 माइनस y का वर्ग बटा 16 बराबर 1। ये जो लिखा है वही a है, तो a का मान यहां 3 है ना सर। तो 2a का मतलब 6, ये a का वर्ग होता है ना, ये b का वर्ग होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां सही होना चाहिए, जो कि सही है। क्वेश्चन नंबर 54। डन डन। यदि अति परवलय का नाभिलंब 8 तथा उत्केंद्रता 3/√5 है तो इसका समीकरण क्या होता है? नाभिलंब अति परवलय का भी वैसे ही होता है जैसा दीर्घवृत्त का होता है, 2b का वर्ग बटा a। उत्केंद्रता E बराबर 3/√5 दी गई है। आपको समीकरण निकालना है। तो अगर मैं समीकरण के बारे में बात करता हूं, E बराबर 1 माइनस b का वर्ग बटा a का वर्ग, तो ये जो उत्केंद्रता है ये उत्केंद्रता दीर्घवृत्त की होती है। परवलय की उत्केंद्रता सदैव 1 होती है, ध्यान रखना। पर अगर मैं यहीं पर थोड़ा सा बदलाव कर दूं, प्लस की जगह या माइनस की जगह प्लस लगा दूं, तो ये अति परवलय मतलब हाइपरबोला की उत्केंद्रता हो जाती है। ठीक ठीक है। तो यार बस इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है। तो 1 प्लस b का वर्ग बटा a का वर्ग बराबर 3/√5 ना। तो दोनों साइड अगर आप वर्ग करोगे तो 1 प्लस b का वर्ग बटा a का वर्ग बराबर 9/5। ठीक है। या b का वर्ग बटा a का वर्ग बराबर 4/5। मैं b के वर्ग को इससे कैंसिल करोगे तो ये तो सीधा सीधा b का वर्ग बराबर 4a आ जाएगा। तो अगर मैं b के वर्ग को 4a लिख देता हूं, है ना, तो ये मिलेगा 4a बटा a का वर्ग बराबर 4/5 या a बराबर 5। a बराबर 5 कटाना सबसे, ठीक है। अब b का वर्ग अगर 4a के बराबर है तो b का वर्ग तो आ जाना चाहिए 4 गुणा 5 मतलब 20, ये वाली चीज से। तो भाई साहब जो समीकरण है वो ऐसा होता है अति परवलय का x का वर्ग बटा a का वर्ग माइनस y का वर्ग बटा b का वर्ग बराबर 1, x का वर्ग बटा 25 माइनस y का वर्ग बटा 20 बराबर 1। ऐसा किसी समीकरण में दिया है? नहीं दिया है, लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो लघुत्तम लोगे तो 4x का वर्ग माइनस 5y का वर्ग बराबर 100। ऐसा किसी समीकरण में है? 4x का वर्ग माइनस 5y का वर्ग बराबर 100 ऑप्शन नंबर क में है, जो कि करेक्ट है। तो 55वां प्रश्न भी यहां पर समाप्त होता हुआ। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट आपके सामने खुली रहती है। इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाले अति परवलय की उत्केंद्रता क्या होगी? देखिए, उत्केंद्रता बड़ी आसानी से निकाली जा सकती है। अति परवलय जो है उसका समीकरण ऐसा मान लिया जाए। अब हमें a और b मिल जाए तो उत्केंद्रता मिल जाए। उत्केंद्रता a और b का ही एक फलन है। सबसे पहले इस बिंदु को यहां संतुष्ट कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? 3 का वर्ग बटा a का वर्ग
माइनस 0 का वर्ग बटा b का वर्ग बराबर 1, तो a का वर्ग बराबर 3। इसका मान यहां रखोगे तो x का वर्ग मतलब 3 का वर्ग गुणा 2, तो 3 का वर्ग गुणा 2 माइनस a का वर्ग माइनस y का वर्ग बटा b का वर्ग बराबर 1। तो ये देखो a का वर्ग तो 3 है, 3 का वर्ग है, a का वर्ग 3 का वर्ग है, 3 नहीं है। तो a का वर्ग 3 का वर्ग है ना, ये आपस में कैंसिल होके ए 3 का वर्ग बटा a का वर्ग बराबर 1। 3 के वर्ग से 3 का वर्ग कटा, 2 माइनस y का वर्ग बटा b का वर्ग बराबर 1। और y की जगह भी 2 रखना पड़ेगा ना यार, तो यहां पर भी अपन ने 2 का वर्ग रख दिया, 2 का वर्ग रख दिया, ये इधर आया वो उधर गया, तो 1 बराबर 4 बटा b का वर्ग, b का वर्ग बराबर 4, a का वर्ग बराबर 9। आपको चाहिए उत्केंद्रता। अति परवलय की उत्केंद्रता जो होती है उसमें प्लस का चिन्ह आता है। चार बटा 9 प्लस 1 बराबर ई का वर्गमूल या ई का वर्ग, तो 13 बटा 9, 13 बटा 9 मतलब 13 बटा 3 का रूट 13 बटा 3, ऑप्शन नंबर घ। कैलकुलेशंस है, बाकी कुछ नहीं, फॉर्मूला स्टैंडर्ड अपन सब कुछ रट चुके हैं, पढ़ चुके हैं। डन है। सो प्रश्न नंबर ख जो है वो करेक्ट है। प्रश्न नंबर 56 का 57, निम्न में से कौन सा अति परवलय निर्विष्ट नहीं करता है? देखिए x गुणा y बराबर 1 एक अति परवलय होता है। ये समीकरण आप लोग पढ़ते हैं, समकोणीय अति परवलय कहते हैं इनको। कौन सा? ये एक समकोणीय अति परवलय होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब x गुणा y बराबर 1 लिखा है, x गुणा y बराबर 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, चिंता की बात नहीं है। ये तो अति परवलय होता ही है, x का वर्ग माइनस y का वर्ग बराबर a। ये इस तरह के समीकरण में बदला, ये जो अति परवलय है वो यही अति परवलय है, x की जगह x माइनस 1, y की जगह y माइनस 3, तो ये भी एक समकोणीय अति परवलय है। ये अति परवलय नहीं है, ये रेखा युग्म है। कैसे रेखा युग्म है मैं बताता हूं। अगर आप इसको हल करोगे, x का वर्ग माइनस y का वर्ग बराबर 0, तो आपके सामने x माइनस y और x प्लस y नाम की दो चीजें मिलेगी। अब या तो x माइनस y 0 हो जाए या x प्लस y 0 हो जाए, हमारा काम हो जाएगा। x माइनस y बराबर 0 मतलब y बराबर x। इस रेखा को आपने बहुत अच्छे से बनाया है, y या x माइनस y बराबर 0, ये रेखा है ये वाली। दूसरी x प्लस y बराबर 0, ये वाली रेखा है। तो ये दोनों मिलके एक रेखा का युग्म बना रहे हैं, मतलब ये जो समीकरण है दो रेखाओं को एक साथ निरूपित कर रहा है। रेखा युग्म का मतलब है दो रेखाओं के समीकरण को अगर आपने एक साथ लिख दिया तो वो रेखा युग्म बन जाता है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा xy बराबर 0, तो xy बराबर 0 का मतलब है या तो x बराबर 0 हो या y बराबर 0 हो। x बराबर 0 का मतलब है y अक्ष, y बराबर 0 का मतलब है x अक्ष, तो ये भी एक रेखा युग्म है। x और y दोनों अक्ष एक साथ उनको निरूपित कर दिया, मतलब दो रेखाओं को एक साथ निरूपित करने का एक बढ़िया सा तरीका है रेखा युग्म। खैर, तो बेसिकली ऑप्शन नंबर घ जो है वो अति परवलय नहीं है, वो एक रेखा युग्म है। इस तरह से 57वां प्रश्न आपको बहुत कुछ सिखाकर जाता हुआ। डन। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 58, उस अति परवलय जिसका संयुग्मी अक्ष 5 तथा नाभियों के बीच की दूरी 13 है का समीकरण क्या होगा? अब अति परवलय उसका संयुग्मी अक्ष 5 के बराबर है और नाभियों के बीच की दूरी जो है वो 13 के बराबर है। इस केस में भी जो नाभियों के बीच की दूरी होती है वो ऐसी ही होती है। संयुग्मी अक्ष जो है कॉन्जुगेट एक्सिस, उसे लिखा जाता है 2b मतलब 5। दीर्घवृत्त में जो माइनर एक्सिस था, लघु अक्ष था, यहां वो संयुग्मी अक्ष बनता है। ठीक,
तो आपको यहां पर समीकरण निकालना है अब, ठीक है। संयुग्मी अक्ष 5 है, ठीक है, तो b बराबर 5/2, हाँ, और AE जो है वो 13 के बराबर है। खैर इस पर अपन चर्चा जरूर करेंगे बहुत अच्छे से। तो क्या मैं लिख सकता हूं E बराबर 1 प्लस b का वर्ग बटा a का वर्ग होना चाहिए। ये 5/2 है, इसके बारे में हमें कोई परेशानी नहीं है, इसको डिस्कस करेंगे। सवाल क्या आता है, क्या ऐसा होना चाहिए? दोनों जगह वर्ग करने पर E का वर्ग बराबर 1 प्लस b का वर्ग बटा a का वर्ग होना चाहिए, होना चाहिए। आपने सब दूर a का वर्ग का गुणा कर दिया तो a का वर्ग E का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग, या फिर AE पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग। अब यार AE का जो मतलब है वो तो 13/2 है। कितना? 13/2। तो आपने यहां 13/2 रख दिया, तो 13/2 का वर्ग बराबर a का वर्ग, b का मतलब 5/2 पहले से ही था, है ना। तो इसको देखो हल करने के पहले ना चीजें कुछ सोच लो कि 13/2 मतलब 13 का वर्ग बटा 4, 5/2 मतलब 5 का वर्ग बटा 4। तो a का जो वर्ग है वो आ जाएगा 13 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग बटा 4, जो कि दे देगा आपको 12 का वर्ग बटा 2 का वर्ग। ऐसा क्यों? देखिए 13 के वर्ग में से 5 का वर्ग जाएगा तो 12 का वर्ग ही बचेगा ना। तो a का मान 12/2। मैं इसे ऐसे ही लिख रहा हूं क्योंकि b में भी 5/2 है, तो यहां से b में भी 5/2 है और a में 12/2 है। तो अपन ने समीकरण लिख दिया। समीकरण क्या हो जाएगा? x का वर्ग बटा a का वर्ग माइनस y का वर्ग बटा b का वर्ग। तो x का वर्ग मतलब a मतलब 12/2 का वर्ग, तो 12/2 का वर्ग 144/2 का वर्ग मतलब 4, माइनस y का वर्ग 25/4 बराबर 1। ये 25 को यहां गुणा करो, 144 को उधर करो, गुणा करो, 4 का 4 पूरा वहां भेज दो, तो सरल करने पर मिलेगा 25x का वर्ग माइनस 144y का वर्ग, है ना। और ये 4 सब जगह से ऊपर है, तो ये आपको मिलना चाहिए कुछ ऐसा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अगर मैं यहां से लिखूं तो 144/4 गुणा 25, यही है और कुछ नहीं है। यहां आएगा 25/4, यहां 144/4 और 25/4 गुणा 144/4, यहां से 1 4, यहां से 1 4/4 को कैंसिल कर देगा। तो यह आएगा 144 को अगर 4 से काटोगे तो 36, बिल्कुल सही है। तो 36 का 25 में गुणा, देखो यार 25 का 40 में गुणा करने पर 1000 आता है, 25 का 4 में गुणा करने पर 100 आता है, तो 40 माइनस 4 करोगे 36 आ जाएगा, तो 1000 माइनस 100 मतलब 900, या गुणा ऐसे भी कर दो। तो 25x का वर्ग माइनस 144y का वर्ग बराबर 900, ये आपका ऑप्शन नंबर का जो है वो करेक्ट है। यहाँ एक छोटी सी बात और नोट कर लो कि ये दोनों तो वैसे भी विकल्प नहीं हो सकते थे। प्लस का चिन्ह आ रहा है ना, जरूरी नहीं, वो तो हो ही नहीं सकते, दीर्घवृत्त में माइनस का आता है। तो इस तरह से इस प्रश्न या अति परवलय में माइनस का आता है। 58वां सवाल समाप्त। बात करते हैं 59 के बारे में। एक अति परवलय की अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 7 है। अनुप्रस्थ अक्ष मतलब जो दीर्घवृत्त में दीर्घ अक्ष होता था, ठीक है, और वह बिंदु 5, -2 से गुजरता है। तो a का मान यहां पर 7/2 होना चाहिए। ठीक ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि ये जो दीर्घवृत्त है इसका समीकरण या अति परवलय का समीकरण जो है ऐसा है। अति परवलय को अंग्रेजी में हाइपरबोला कहते हैं। तो हाइपरबोला जो है वो ऐसा है। आपने इसकी जगह a की जगह 7/2 रखा और y के बारे में आपको जानकारी कुछ है नहीं, बराबर 1। ये भी आपको पता है कि ये 5, -2 से गुजरता है, तो इस समीकरण में 5, 2 रख दो, b का मान सीधा सीधा आ जाएगा। तो 4, 5 का वर्ग 25/49 माइनस
दो y का मतलब 2 का वर्ग 4 और यहां पर b का वर्ग जैसा है वैसा। हमने अति परवलय के समीकरण में पहले तो a का मान रखा 7/2 और फिर b का मान निकाल रहे हैं उस बिंदु से जहां से अति परवलय गुजर रहा है। तो देखो यार क्या होगा, 25 चौक 100/49 माइनस 1 बराबर 4/b का वर्ग, तो ये मिलेगा 51/49 बराबर 4/b का वर्ग, ठीक है। या फिर b का वर्ग बराबर 4 गुणा 49/51। ठीक सर जी, ठीक। तो समीकरण आना चाहिए 4x का वर्ग बटा 49, a का मान यहां रखने पर, माइनस 51y का वर्ग बटा 4 गुणा 49 मतलब 196 बराबर 1। बस मान रखने यार और कुछ नहीं करना। ऑप्शन नंबर यहां पर ग सही है, 4/49, यहां 49/4 था बस। सो ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होना चाहिए इस प्रश्न का। डन डन। प्रश्न नंबर 59 भी समाप्त। 60, यदि किसी अति परवलय के शीर्ष -4,4 हो और नाभियां 6,-6 हो तो उत्केंद्रता क्या होगी। देखिए ये होता है ए जिनको आप नाभि बोलते हैं, है ना, और शीर्ष होता है a,0 और -a,0। अब आप बड़े गौर से देखिए कि अगर आपको शीर्ष +4 -4 दिए हैं तो a का मान 4 दिया है और AE दिया है 6, यही दिया है ना। नाभि जो है वो AE है 6 के बराबर, दूसरी नाभि -AE तो -6, शीर्ष 4,0 -4,0, इसको इससे भाग दे दो यार तो E बराबर 6/4 3/2। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सिंपल सवाल है अति परवलय के, तो इनकी पूरी थ्योरी अपन ने क्लास में अच्छे से डिस्कस की है ना। इस अति परवलय की उत्केंद्रता कितनी है, तो यहां पर आप देखिए कि अगर आप इस अति परवलय में 25 की जगह 1 लिखना चाहते हैं तो पूरे समीकरण को आपने 25 से भाग दे दिया, ठीक। तो यहां a का वर्ग और b का वर्ग दोनों बराबर है जो कि 25 है। तो अगर आप e का मान निकालना चाहे तो वो आता है वर्गमूल 1 + b का वर्ग बटा a का वर्ग। तो e बराबर 1 प्लस, अब चूंकि b और a बराबर है तो दोनों कट पीट कर तो 1 हो गए, तो e बराबर √2। तो ऐसे केस में अति परवलय की उत्केंद्रता सदैव √2 आती है जब a और b बराबर हो, चाहे 25 की जगह 25,000 लिखा हो या 25 की जगह 1.1 लिखा हो। अति परवलय के अनुप्रस्थ अक्ष तथा संयुग्मी अक्ष के समीकरण क्या है। ये सवाल शायद आप में से बहुत से बच्चों की किताब में ना मिले, लेकिन पूरा सवाल बेसिक से जुड़ा हुआ ही है। मतलब ये जो प्रश्न है ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है, लेकिन ऐसे सवाल आपको बहुत कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर कर जाते हैं जब आपसे अक्ष के समीकरण पूछे जाते हैं। चलिए 1 बाय 1 बात करते हैं, अक्ष के समीकरण कैसे निकलते हैं। तो अगर अति परवलय ऐसा दिया है ना, x का वर्ग बटा a का वर्ग माइनस y का वर्ग बटा b का वर्ग बराबर 1, तो इस केस में जो अनुप्रस्थ अक्ष होता है, मतलब जो ट्रांसवर्स एक्सिस होता है, वो होता है x अक्ष। कौन सा होता है, यहां x अक्ष होता है। और मुझे उम्मीद है कि x अक्ष का समीकरण निकालना आपको अच्छे से आता है, y बराबर 0। दूसरे केस में जो संयुग्मी अक्ष होता है, वो होता है y अक्ष, और y अक्ष जो होता है उसका समीकरण x बराबर 0 होता है। अनुप्रस्थ अक्ष ऐसा, संयुग्मी अक्ष ऐसा। तो अगर इस x की जगह कुछ बड़ा x लिखा दिया जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, इस y की जगह कोई बड़ा y लिख दे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दे की बात ऐसी है कि आपको पहले इसे पूर्ण वर्ग करके कंप्लीट करना होगा और कुछ नहीं। तो 16
एक्स का वर्ग माइनस वाई का वर्ग प्लस 64 प्लस 4y प्लस 44 बराबर 0। 16 64x है ना, ये 64x में से आपने 16 के पास में लिख दिया इसे, तो 16x का वर्ग प्लस 64x माइनस y का वर्ग प्लस 4y, ऐसा ठीक है? क्या आप पूर्ण वर्ग कर सकते हैं? अगर हां तो आपने सबसे पहले यहां से 16 बाहर निकाल लिया, तो ये बचा x का वर्ग प्लस 4x माइनस आपने यहां से 1 को बाहर निकाला तो y का वर्ग माइनस 4y प्लस 44 इज इक्वल टू 0। तो अगर इसका पूर्ण वर्ग बनाना है तो मुझे यहां पर आवश्यकता है x का वर्ग प्लस 4x प्लस 4 की, और यहां माइनस 4 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये a मतलब ये 2ab में 2 a मुझे b का मान 2 दिखा, a का मान तो सीधा सीधा x है। यहां पर आपको वही चीज दिखेगी, लेकिन ये y का वर्ग माइनस 4y प्लस 4 करना पड़ेगा और फिर माइनस 4 भी करना पड़ेगा, प्लस 44 इज इक्वल टू 0। तो देखो यार, ये तो हुआ 16 गुणा x प्लस 2 का वर्ग माइनस 4 माइनस 1 गुणा y माइनस 2 का वर्ग माइनस 4 प्लस 144 बराबर 0। ऐसा कुछ आया? ये 16 को अंदर गुणा कर दो तो ये बचेगा 16 गुणा x प्लस 2 का वर्ग माइनस 64 प्लस या माइनस प्लस नहीं y माइनस 2 पूरे का वर्ग प्लस 4 प्लस 44 इज इक्वल टू 0। अब ये दुनिया में कुछ भी हो रहा हमको कोई मतलब नहीं है। क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हैं 16x प्लस 2 का वर्ग माइनस y माइनस 2 का वर्ग बराबर 64 में से 4 या 64 में से 44 गए तो 20, या 44 प्लस 4 48, 48 में 64 गए तो 16 बचे। तो इस समीकरण को अब अपन ने 16 से भाग देकर x प्लस 2 का वर्ग बटा 1 माइनस y माइनस 2 का वर्ग बटा 16 लिख दिया। अब जब समीकरण ऐसा होता है तो जो x का वर्ग है उसमें उसको, या जो y है, जो y वाली चीज है उसको 0 रखने पर अनुप्रस्थ अक्ष आता है, x वाली चीज को 0 रखने पर संयुग्मी अक्ष आता है। तो y माइनस 2 को और x प्लस 2 को 0 रख दो, दोनों अक्ष आ जाएंगे। ऐसा आपको ऑप्शन नंबर ग में मिल रहा है। अनुप्रस्थ अक्ष के लिए आपको लिखना पड़ेगा y माइनस 2 बराबर 0, क्योंकि यहां पर जो y है उसको 0 रखोगे तो यहां इस पूरे को 0 रखना पड़ेगा, y बराबर 2। यहां संयुग्मी अक्ष के लिए x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। सवाल थोड़ा अच्छा है, टेढ़ा है। अगर आपके स्कूल में या आप किसी प्रायोगिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सवाल आपके काफी हेल्पफुल हो सकता है। प्रश्न नंबर 62। चलिए, यदि किसी अतिपरवलय के अनुप्रस्थ तथा संयुग्मी अक्ष क्रमशः इतने इतने हैं तो अतिपरवलय के किसी नाभि बिंदु की नाभीय दूरियों का अंतर होगा। सवाल वही है जो पहले था। ये अतिपरवलय है, ये मान लीजिए पहली नाभि है S1 और ये मान लीजिए पहली नाभि है S2। अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 2a बराबर 8 और संयुग्मी अक्ष की लंबाई 2b बराबर 6 दी है। एक बिंदु है यहां पर P। इस P बिंदु की यहां से नाभीय दूरी PS1 और ये PS2। तो आपसे पूछा है कि PS1 का और PS2 का जो अंतर है, चाहे वो धनात्मक है या ऋणात्मक है, आप तो बताइए क्या होगा। तो हमने बोला कि हमें पता है कि ये 2a के बराबर होता है, मतलब 8 के बराबर होता है। तो इस चीज में यहां पर आप का ऑप्शन सही लगा देंगे, जो कि करेक्ट भी है। फटाफट आप चेक कर सकते हैं। ओके, सो फिनिश। चलो यार, किसी अतिपरवलय की नाभि तथा शीर्ष ऐसे ऐसे दिए हो तो उसका समीकरण क्या होगा। अब आपको जो नाभि दी है वो ऐसी दी है,
तो भाई लोगों इसको ऐसे समझो कि अब जो अति परवलय है वो ऐसा है, तभी जाकर नाभि जो है वो यहां पर है, ठीक है, 4 0,4 पर, और ये है 0,-4 पर, और जो शीर्ष दिए हैं वो 0,2 और 0,-2 दिए हैं। तो फिर वही कहानी यार, जो भी होगा x बटा a का या x का वर्ग बटा a का वर्ग माइनस y का वर्ग बटा b का वर्ग बराबर 1। ठीक, ठीक है, यहां से यहां की लंबाई तो b के बराबर होनी चाहिए, तो b का वर्ग तो 4 होना चाहिए, मतलब जो y के आगे भाग दिया जा रहा है वो 4 होना चाहिए। ठीक, अब यहां समस्या ऐसी है कि चूंकि अति परवलय उधर चला गया है तो यहां इस केस में यहां माइनस का चिन्ह लग जाता है। कितना? माइनस का। मतलब इसे अपन ऐसा लिख सकते हैं y का वर्ग बटा b का वर्ग माइनस x का वर्ग बटा a का वर्ग बराबर 1। चूंकि b आपको 2 के बराबर है तो b का वर्ग तो 4 होना चाहिए ना। x का वर्ग बटा a के वर्ग के बारे में बाद में बात करेंगे। ऐसा हुआ, सिर्फ और सिर्फ ये कहानी ऑप्शन नंबर 3 में है, y का वर्ग बटा 4 बराबर कुछ कुछ करके 1। ऑप्शन चेक करो, ऐसे ही आंसर करो, बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। y का वर्ग बटा 4 देखो यहां ऋणात्मक था, नहीं चाहिए, यहां -12 था, नहीं चाहिए, यहां 12 था, नहीं चाहिए, हमको 4 चाहिए था। जब अति परवलय ऐसा होता है तो यहां -1 हो जाता है समीकरण में, बस। प्रश्न नंबर 65, इस अति परवलय की उत्केंद्रता कितनी है? तो भाग दे लो यार सबसे पहले तो 16 से, क्योंकि हमें यहां पर 1 बनाना होगा। y का वर्ग बटा 16 बटा 9 बराबर 1। ऐसा हुआ, b का मान, a का मान आपके पास है, तो 1 प्लस b का वर्ग बटा a का वर्ग का वर्गमूल ही उत्केंद्रता होती है। तो 1 प्लस b का वर्ग मतलब 16 बटा 9 और ये 4, ऐसा कुछ, 4 से ये कटा 4 बार तो 4 बटा 9 आया। ठीक है, तो यहां पर बचेगा 1 प्लस 4 बटा 9 का वर्गमूल, और ये मिलेगा 9 और 4 13, तो √13 बटा 9 का वर्गमूल 3। तो ऑप्शन नंबर 3 फिर से सही है। डन डन। सो इस शांकव की उत्केंद्रता कितनी है? साफ साफ ये शांकव एक अति परवलय है। क्यों अति परवलय है? क्योंकि अगर मैं x के वर्ग को 1 से भाग दूं और y के वर्ग को भी मैं अगर 1 से भाग दूं तो ये ऐसा बनेगा जो कि अति परवलय है। इस केस में उत्केंद्रता फिर वही 1 प्लस b का वर्ग बटा a का वर्ग का वर्गमूल। ठीक, तो e बराबर 1 प्लस b का वर्ग मतलब 1 बटा 4, a का वर्ग तो 1, तो यहां से मिलेगा √5 बटा 2, है ना, क्योंकि 1 बटा 4 आ जाएगा, 1 प्लस 1 बटा 4 5 बटा 4, 5 का वर्गमूल √5 और 1 4 का वर्गमूल 2, तो ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरह से हमने बहुविकल्पी प्रश्न शंकु परिच्छेद के भी समाप्त कर दिए हैं। चलें तो फिर आगे बढ़ते हैं और आज की कहानी समाप्त करते हैं। शंकु परिच्छेद के अध्याय में हमने वृत्त, परवलय, अति परवलय और दीर्घवृत्त के बहुत से सवाल किए। चलिए आज की कहानी यही रोकते हैं। अगर आप इन लेक्चर्स को मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर जाएं तो वहाँ CBSE हिंदी माध्यम में कक्षा 11वीं सिलेक्ट कीजिए। जैसे आप कक्षा 11वीं सिलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। किसी भी एक विकल्प पे क्लिक करने पर आपको यहाँ पर परिचय, उदाहरण ये सब दिखेंगे, मतलब आपको चैप्टर के नाम दिखेंगे। जिस चैप्टर पे आप क्लिक करेंगे उसके बहुत सारे वीडियो हैं, सभी वीडियो में कुल मिलाकर हर चीज़ कवर करा दी गई है। जो चीज़ आपको पढ़नी है आप उस पर क्लिक कीजिए, आपका वीडियो चलना शुरू हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो बाकी आपको पता ही है कि मैग्नेट ब्रेन्स कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को पूरी तरह मुफ्त पढ़ाता है। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत सी समय से शुरू किया जा चुका है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस इन वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों से भी इसको शेयर करते रहना है टाइम टू टाइम। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले लेक्चर में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।